एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स हम लोग हर किसी के मुंह से सुनते रहते हैं कि यार राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। राइट टू स्पीच मेरा फंडामेंटल राइट है। राइट टू रिलीजन प्रोफेशन प्रैक्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको हमें हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो हमें जानना है कि आखिर ये फंडामेंटल राइट है क्या और इसकी इतिहास क्या है। चीज़ का एक इतिहास होता है। जैसे हम कहते हैं कि हम पहले होमो सेपियंस थे, फिर होमो सेपियंस हुए, फिर होमो इरेक्टस हुए। तो जैसे हमारा भी इवोल्यूशन का एक इतिहास रहा है, वैसे ही फंडामेंटल राइट्स के इवोल्यूशन का भी कोई इतिहास रहा होगा। तो आज हम पहले उसको जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे इंसान को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया। तो स्टार्ट करते हैं जब 1215 का समय था, इंडिया में मुगल्स रूल कर रहे थे। वहाँ फंडामेंटल राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, हमें बहुत चीज़ों की आज़ादी थी, बट फॉर्मल फंडामेंटल राइट्स की कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था। तो आया 1215 में इंग्लैंड में एक बिल ऑफ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड कह सकते हैं जिसको, जिसमें कहा गया कि चाहे राजा हो या प्रजा, उनको कानून को फॉलो करना होगा। एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दोनों को वो फॉलो करना होगा। आता है बैक टू 1689 का समय। ये कुछ 400-500 सालों का डिफरेंस रहा होगा। उसके बाद फिर आता है 1685 में बिल ऑफ राइट्स ऑफ इंग्लैंड। कुछ सेट ऑफ बेसिक राइट्स दिए गए थे, ज़्यादा राइट्स नहीं थे, सिविल थोड़ा बहुत छोटे मोटे राइट्स मिलने शुरू हो गए। उसके बाद समय आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब थर्ड स्टेट्स जब असेंबली हॉल में मिलते हैं एंड थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट तीनों मिलके लॉ लाते हैं, उसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीज़न। यहाँ पे एक चीज़ हमें गौर करना है कि अभी तक फीमेल के राइट्स की कोई बात नहीं हो रही है, चाहे फंडामेंटल हो या ना हो, फीमेल्स के राइट की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ मैन के जो एक फ्री मैन है, इनफैक्ट नॉट स्लेव्स, क्योंकि स्लेवरी भी उस टाइम प्रेवलेंट थी, तो स्लेव्स के भी राइट्स की बात नहीं हो रही थी। बट हाँ, शुरुआत हो चुकी थी कि एज अ ह्यूमन बींग वी हैव टू सब राइट्स। में कहा जाता है कि जो भी फ्रांस के मेन हैं वो बॉर्न हुए फ्री एंड इक्वल्स एंड दैट्स वाई दे हैव सम राइट्स। आता है 1791, जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1775-77 में हो चुका है। 1795 में 10 अमेंडमेंट्स करके पहली बार अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें कुछ सिविल, कुछ सोशो इकोनॉमिक राइट्स थे। ये तो हो गया भाई कि दुनिया में हाँ फंडामेंटल राइट्स की चर्चा होने लगी। अब ये इंडिया कैसे आया, अब हमको ये जानना है। तो 1895 का समय था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल जो हमारे लोकमान्य तिलक जी हैं वो पेश करते हैं और वो बोलते हैं कि क्यों विदेश के ही आदमियों को या फिर विदेश के ही लोगों को फंडामेंटल राइट्स की नहीं, हमारे देश में भी हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए। तो पहला जो 1895 में हमारे लोकमान्य तिलक हैं वो पेश करते हैं फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट इन इंडिया। उसके बाद 1925 में जो हमारी एनी बेसेंट जो होम रूल लीग की संस्थापक रही हैं, होम रूल लीग जो चलाई है, होम रूल लीग जो होम रूल मूवमेंट चला था 1915 में, तो वो 1925 में एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल लेके आती हैं और वो 7 फंडामेंटल राइट्स बोलती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इंडियन सिटीजन्स को ये 7 फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, जिसमें हमारी पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी इंक्लूडेड था। बातें चल ही रही होती है कि तब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है जो कि मोतीलाल नेहरू लाते हैं, क्योंकि 1927 के बाद ये कहा गया था कि इंडियंस जो है खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कैपेबल नहीं है, और उसको नेहरू जी अपने ईगो पे या सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लेते हैं एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम करते हैं एक, एंड उसमें वो बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनेगा तो वो फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए। इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए 1931 में जब कराची रिजोल्यूशन होता है, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको प्रिसाइड कर रहे होते, तो वो अडॉप्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड उसके साथ ही एक इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया का भी जो भी रिजोल्यूशन होता है वो पास होता है। उसके बाद 1945 में सक्रू कमेटी बनती है एंड वो उस टाइम डिसाइड करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा जाएगा, एक होगा जस्टिसेबल, एक होगा नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल की मतलब अगर वो फंडामेंटल राइट्स मुझे नहीं मिलती है तो मेरे पास पूरा पावर है कि मैं कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट को
केस कर सकूं या फिर कंप्लेंट फाइल कर सकूं। एंड नॉन जस्टिसिएबल इज़ ऑल अबाउट गवर्नमेंट, अगर वो चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो ये मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसके अगेंस्ट। एंड आफ्टर दैट 1947 से 49 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठता है तो जी बी कृपलानी के अंडर हमारे फंडामेंटल राइट्स की कमेटी बनती है एंड उनके अंडर ही हमारा फंडामेंटल राइट्स का इंक्लूजन होता है। एंड टुडे वी हैव द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 12 to आर्टिकल 32। Thank you.